हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये यूनिट जो है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी वो बहुत तेज़ी के साथ आगे निकल रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे नोट्स को उतारते रहो, प्लस क्वेश्चन करते रहो, प्लस मेरे पास अपनी क्वेरीज भेजते रहो कि सर ये क्वेश्चन हमने किया था, ये हमसे नहीं हो पाया, या ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आया। यानी आपको मैं छूट देता हूँ, जहाँ से आपको पढ़ना है वहाँ से पढ़ो, बट मेरे नोट्स के साथ साथ आपको अगर एडिशनल कोई क्वेश्चन मिल रहा है, कहीं से कोई टॉपिक मिल रहा है, तो उसे भी मेरे सामने ला के रख दो, मैं वो भी समझा दूँगा। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, इसका एक नाम और भी है, ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। अब आप जो है एक से एक टॉपिक पढ़ रहे हो, मैं सोचता हूँ ना आपके पूरे मज़े, जैसे बोलते हैं ना हमारे यहाँ बच्चों के मज़े आ गए पूरे। सर जी एक से एक टॉपिक मिल रहा है, ऐसे नोट्स तो हमने कहीं देखे ही नहीं थे जिसमें एक एक टॉपिक को इतना क्लियर करके समझाया जाता हो। तो ये जो है वेक्टर फॉर्म क्या कहता है, सारे फार्मूले वही हैं जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, कोई नया फार्मूला नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना है, बस पुराने ही फार्मूले पढ़ने हैं और उनको बहुत मतलब मैनिपुलेट करना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। एज यू नो दैट V अपॉन आई हमने प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ से निकाला था, के था ml अपॉन ne²a टॉ। सबको याद है ये वाला फार्मूला, where m is the mass of electron, l is the length of the conductor, n is the number of electron per unit volume, e is the charge of electron, a is the area of cross section, and tau is the mean relaxation time. So अगर आप क्या करें, v को l से डिवाइड कर दें और i को उधर भेज दो, तो इस i को तो यहाँ भेज दो और l को यहाँ ले आओ, तो ये बन जाएगा v अपॉन l इक्वल टू mi अपॉन ne²a टॉ। बात समझ में आई आपको। अब क्योंकि आपको मालूम है कि v अपॉन एल जो है वो किसके बराबर होता है, चूँकि v अपॉन एल जो है वो बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E के। सो यू कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू m i अपॉन ne² टॉ a। अब आप जानते हो कि जो I अपॉन a है, I अपॉन a इट इज़ इक्वल टू जे का मतलब करंट डेंसिटी के बराबर होता है। सो यू कैन राइट E इक्वल टू m अपॉन ne² टॉ इंटू जे। अरे बोल लो भाई, समझ में आया कि नहीं आया। ये क्या हो गया, E भी वेक्टर क्वांटिटी है, J भी वेक्टर क्वांटिटी है, इस तरह दोनों मिला के क्या बन गई, एक वेक्टर फॉर्म आ गई। अब चूँकि आप जानते हो कि m अपॉन ne² टॉ इक्वल होता है रॉ मतलब रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं उसको। सो यू कैन राइट E इक्वल टू रो यानी रेजिस्टिविटी इनटू करंट डेंसिटी। तो वेक्टर फॉर्म में एक और फार्मूला ऐड हो गया, दैट इज़ E इक्वल टू रो जे। अब अगर आप इस रो को उधर भेज दें तो J बराबर कितना बन जाएगा, 1 अपॉन रो इंटू E। ये जो J है इसको वेक्टर लगाओ, E को वेक्टर लगाओ, मगर ये जो आपका 1 अपॉन रो है वो आपको मालूम है कि 1 अपॉन रो बराबर सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी के होता है। सो फाइनली यू कैन राइट J इक्वल टू सिग्मा E। तो ये ना आपका वेक्टर फॉर्म था। आप इनके नाम लिखना चाहते हो, नाम लिख लीजिए। E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, रो इज़ द रेजिस्टिविटी एंड J इज़ द करंट डेंसिटी। एंड आल्सो यू कैन राइट J इक्वल टू सिग्मा E। तो अगर मैं इस वाले फार्मूले को लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड
इक्वल टू इस वाले को, तो ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी इनटू करंट डेंसिटी। एक फार्मूला तो ये हो गया आपका, एंड दूसरा फार्मूला हो गया करंट डेंसिटी इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो ये था आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। होप आपको ये कंप्लीट टॉपिक समझ में आया होगा। नाउ आई गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।